तो आज 11 मई तक की बात हम करेंगे, ठीक। तो उसमें लिखा हुआ है 11 मई 2024 तक की घटनाक्रम। अब मई में देख लेना, कोई बात अगर नहीं समाहित की गई है उस समय, या एक प्रश्न के रूप में दे दी गई हो, उसकी थ्योरी पूरी नहीं दी गई है, तो उसको अब यहाँ दे दी गई है ना। जैसे मैं शायद पिछली क्लास में ये जो नाम था आपके अंटार्कटिक संधि संगठन जो बैठक थी, वो केवल एक प्रश्न के फॉर्मेट में दी गई थी। उसकी विस्तृत व्याख्या नहीं की गई थी कि क्या आपके संधि संगठन होता है, बैठक कब होती है, कितने इसमें सदस्य होते हैं, वो बातें शायद उसमें नहीं थी। तो ध्यान में रखना, ये अंटार्कटिक संधि सलाहकार जो बैठक है ना, ये इस बार होगी कौन से नंबर की, 46। और ये कहाँ होगी, तो ये होगी हमारे केरल में। और केरल के किस स्थान पर, और कब होगी, मई 2000। ऐसी संभावना है कि 20 मई से शुरू होगी, 20 से 30 मई के मध्य ये आपके बैठक होनी है। अब ये बैठक कौन करवा रहा है, सुन लो। ये बैठक करवा रहा है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र, ये इस बैठक को आयोजित करवा रहा है। इस बैठक के साथ में एक बैठक दूसरी और हो रही है, और वो बैठक है पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक है। कौन सी बैठक है, यानी आपके जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट को सही करने के लिए कि लगातार आपके प्रदूषण बढ़ रहा है, किस प्रकार से बढ़ते प्रदूषण को रोका जाए। जैसे प्रदूषण के लिए एक सम्मेलन होता है कोप, कौन सा होता है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यह सम्मेलन होता है प्रत्येक वर्ष। अभी 2024 में यह सम्मेलन कहां होगा, यह हो गया, कहां, यूएई। अगला 2025 में होगा, और कौन सी जान में, अजरे। तो 2025 में ये जो कोप का सम्मेलन होगा वो होगा अजरबैजान में। कहां होगा, अजरबैजान। अब ये जो सम्मेलन होते हैं ना कोप के, इन सम्मेलनों में ये डिसाइड होता है कि लगातार जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ रही है हमारे पर्यावरण में, तो कैसे उनको रोका जाए, बढ़ते कार्बन की मात्रा को कैसे रोका जाए। तो भारत सरकार ने ऐसे कह रखा है कि 2070 तक हम कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को शून्य कर देंगे। 2070 तक भारत में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा शून्य करने का अनाउंसमेंट भारत सरकार ने कर रखा है। तो आपको पूछ ले कि भारत सरकार का कार्बन शून्य करने का टारगेट कब का है। और अभी ये जो कोप सम्मेलन हो रहे हैं, इन्होंने 2050 का टारगेट लिया है। इन्होंने कोप सम्मेलन में कब का टारगेट लिया है, 2050 का। तो ये जो बैठक होती है, ये जो बैठक है आपके पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक, या ये बैठक है, ये मेन आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड बैठकें होती हैं, ठीक है। तो आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है, आपको थ्योरी नहीं लिखनी होती। आपको प्रश्न ऐसे पूछ लें कि अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की 46वीं बैठक कहाँ हुई, कि भारत में, भारत में भी कि केरल में, केरल में भी कि कोच्चि में, कहाँ हुई, कोच्चि में। आपको पूछ लें पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक कहाँ हुई, कि कोच्चि, केरल में। अब केरल की बात करें तो देखो, केरल में एक तो केरल अभी हाल ही में एक रोग के कारण से चर्चा में है, भारत में पहला वेरिएंट पाया गया उस रोग का। अच्छा, केरल में क्यों पाया जाता है, आपने देखा होगा कोरोना की जब आपके आहट हुई तो भारत में सबसे पहला मरीज केरल में ही पाया गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, और बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर क्या है, चिकित्सा से रिलेटेड है, तो विदेश रहते हैं, तो इस वजह से वेरिएंट। तो ये ध्यान में रखना, केरल में अभी एक नया रोग मिला है। आप लास्ट पेज पे आओ, लास्ट पेज पे, और उसमें दे रखा है, ये देखो, वेस्ट नाइल फीवर। कौन सा दे रखा है, तो हाल ही में केरल में अलर्ट कर दिया गया वेस्ट नाइल फीवर को लेकर। तो पूछ ले, हाल ही में चर्चा में रहा वेस्ट नाइल फीवर रोग को लेकर किस राज्य ने अलर्ट घोषित कर दिया है, केरल ने। किसने कर दिया है, तो ध्यान में रखना केरल। और केरल की बात करें तो आप ये पढ़ते हो कि केरल भारत में शिक्षा में अग्रणी स्टेट है। अगर मैं बात करूं शिक्षा की, किसकी बात करूं, शिक्षा यानी साक्षरता, इसकी बात करेंगे, साक्षरता। अगर मैं साक्षरता की बात करूं तो साक्षरता में देखें तो भारत की साक्षरता समथिंग कितनी है, 73%। कितनी है, 73% है भारत की साक्षरता। और इन 73% में से सबसे ज्यादा साक्षरता कहां की है, तो सर्वाधिक साक्षरता है केरल की, सबसे कम साक्षरता है ससुराल की। हाँ, सर्वाधिक साक्षरता कहां की, सबसे कम साक्षरता बिहार की, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता भी केरल की, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता भी केरल की, और सबसे कम साक्षरता बिहार की, सबसे कम पुरुष साक्षरता भी बिहार की, और सबसे कम महिला साक्षरता भी
बिहार की 51.5% लोग यहाँ पर डेडिएट है ना। राजस्थान की है 52.1, यहाँ 51.5। महिला साक्षरता में राजस्थान नंबर 2 पे है, सबसे कम साक्षरता में। राजस्थान में 52.1 यानी 51, ये 52.1% राजस्थान की महिला साक्षरता है और 51.5% साक्षरता है बिहार की। तो सबसे कम महिला साक्षरता बिहार की है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, सर्वाधिक साक्षरता केरल, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल, सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक तीनों केरल है, ठीक है ना। 94, 96 और 92 सबसे ज्यादा वही है। सबसे कम पूछे तो बिहार, लगभग 75.39 पुरुष पढ़े हुए केरल में। टोटल साक्षरता है समथिंग 61% और महिला साक्षरता है समथिंग 51.5%। तो ये आपको केरल की बात ध्यान में रखनी है, समझिए मेरी बात को। लिंगानुपात की बात करें तो केरल में, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल में। 1000 छोरों पर 1000 कितनी छोरियां, कितनी 84, 1000 है मतलब 84 लड़कियां ज्यादा है वहां। कुंवारी तो कह रहे हुए कोई थार मार को पूछिए। हाँ हाँ, अब केरल जाओ, देखो 2 फायदे हैं। घर की नर्स आ जाएगी है, बिहार वाली जाती है तो गहने गहने लेके जाती है, आपके ट्रीटमेंट नहीं करके जाती। ये जाएगी तो परमानेंट ट्रीटमेंट करके जाएगी, है ना। हाँ, परमानेंट इलाज जाब्ता करके ही जाएगी। हाँ, बेच रहे बेलेर चल जाए शीशा की किडनियां। सोने से इसको क्या करना है, आपको सुलाएगी ये तो। हाँ, फिर करते घूमना मेरे बाबू ने थाना थाया। हाँ, फिर बाबू पता ही नहीं कहाँ है। हैं? अब सुनो, ये जो अंटार्कटिका संधि है ये 1959 में हुई थी, 1950। 12 देशों ने मिलकर ये अंटार्कटिक संधि करी थी, ठीक है। आज इसे, ये जो अंटार्कटिका संधि जो आपके सम्मेलन आपके संधि हुआ था, ये हुई थी 59 में और उस समय शामिल देश कितने थे? आज कितने देश शामिल हैं? 56। देखो, एक आपने संगठन और पढ़ा था जिसमें स्थापना के समय मेंबर कितने थे? कितने थे? 12। और कौन सा संगठन था? नाटो। कौन सा था? और एक सॉन्ग था नाटू नाटू, जिसको पिछली बार ऑस्कर अवार्ड मिला था एक ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में। किस सॉन्ग के रूप में? ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में। तो ये जो नाटो है ना, नाटो, नाटो एक संस्था है, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। ये जो संगठन है, ये संगठन आपके नाटो कब बना था? 1940 किस तारीख को? 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो को स्टेबल किया गया था, नाटो को स्थापित किया गया था। और स्थापना के समय इसमें मेंबर कितने थे? आज नाटो में मेंबर ऑफ कंट्री कितनी? 32, 32। कितनी? आपको पूछ ले, 32वां देश जो अभी हाल ही में नाटो का सदस्य बना, कौन सा देश? स्वीडन। कौन सा? स्वीडन। 31वां। अरे रोज बताऊं था ना, और नाटो तो शायद रोज हुए, बता 31वां देश। रुक जाओ तो बता 31वां सदस्य देश, आप बताओ, आप बताओ। फिनलैंड। कौन सा? 31वां फिनलैंड, 32वां। अब आप ये बताओ, स्वीडन से विश्व का कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नोबेल। कौन सा? इमें थाने ऑप्शन चाहिए, कौन सा नोबेल? सारे दिए जाते हैं, स्वीडन से तो एक को छोड़ दो। शांति का नोबेल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। बाकी 5 नोबेल है, फिजिक्स का, बायो का, केमिस्ट्री का, साहित्य का और अर्थशास्त्र का। ये पांचों के पांचों नोबेल स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं, किंतु ओस्लो से दिया जाता है शांति का नोबेल। नोबेल पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? 1901 से, किंतु अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 से। तो नाटो जो संस्था है, नाटो, ये इस नाटो में टोटल मेंबर कितने? और इस अटलांटिक संधि में टोटल मेंबर कितने वर्तमान में? स्थापना के समय कितने थे? अच्छा, नाटो के टोटल 32 मेंबर है अभी सदस्य। इनमें से 30 मेंबर तो किस महाद्वीप के हैं? किस कॉन्टिनेंट के हैं? यूरोप के। और 2 ऐसे देश हैं जो आपके उत्तरी अमेरिका के हैं,
एक तो खुद यूएसए संयुक्त राज्य और एक कनाडा। कौन सा? ये दो ऐसे देश है जो किसके सदस्य हैं? जो अभी आए हैं, जो लेट आए हैं, वो इनकी कॉपी लेके आप कॉपी करवा लेना। तो उसमें ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं ना, वो पिछले करंट के क्लासों में हम पढ़ चुके हैं, तो आप उनको देख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद में एक बात करा, नाम है वैशाली बाबू। क्या नाम है? वैशाली रमेश बाबू। वैशाली तो है लड़की का नाम और रमेश बाबू है इनके बापू का नाम। बाबू का नाम नहीं, बापू का नाम। हाँ, अभी इनके बाबू है नहीं। हाँ हाँ, ये बापू है, ये बाबू तो इनके बापू है, रमेश बाबू। इनके भाई है प्रज्ञानंदा। क्या नाम है? आपने नाम पढ़ा होगा, प्रज्ञानंदा। प्रज्ञानंदा, ये प्रज्ञानंदा जो है, इनका पूरा नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। तो इनके पिताजी का नाम रमेश बाबू। तो ये दोनों भाई बहन है। वैशाली बहन है और ये भाई है। अभी हाल ही में इनको ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिली है। कौन सी उपाधि मिली है? देखो, ग्रैंड मास्टर की उपाधि है ना, ग्रैंड मास्टर की, ये एक संस्था है, वो संस्था देती है उपाधि। ग्रैंड मास्टर की उपाधि देती है एक संस्था है जिसका नाम है फिडे। क्या नाम है? फिडे। शतरंज में ये उपाधि दी जाती है। किस खेल में? यानी चेस में। किस में? चेस में। ये जो ग्रैंड मास्टर की उपाधि है चेस में दी जाती है, शतरंज में दी जाती है। और कौन देता है? तब देता है जब आपने 2500 अंक प्राप्त कर लिए हो। कितने अंक? 2500 अंक प्राप्त कर लिए हो, तब मिलती है। वैशाली भारत की कौन सी ग्रैंड मास्टर बनी है? 84वीं। इसका मतलब इनसे पहले कितने ग्रैंड मास्टर बन चुके? ये तीसरी महिला है जिन्होंने भारत का ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। टोटल कौन से नंबर की है? और महिलाओं में इनसे पहले दो महिलाएं भारत में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीते हैं। कोई मतलब नहीं कौन जीता है, आपको ये ध्यान रखना है कि 84वीं है। ये भारत की 84वीं महिलाओं में। और इनके भाई क्या है? प्रज्ञानंदा, ये भी भारत के क्या रहे हैं? ग्रैंड मास्टर। क्या रहे हैं? तो विश्व में भाई बहन की पहली जोड़ी है जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। विश्व में भाई बहन की पहली जोड़ी है जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। ये लिखा हुआ है, देखो, शतरंज खेल इतिहास में भाई बहन की पहली ग्रैंड मास्टर जोड़ी है, ठीक है। अभी इस साल कुछ पुरस्कार दिए गए थे, अगर आपको ध्यान में हो तो। दिए गए थे, याद है? और वो पुरस्कार दिए गए थे आपके, देखो, इनको कौन सा मिला था? और अर्जुन किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में दिया जाता है। किसमें? खेल में। कौन से खेल में? पहले तो स्कूल बैठो। हाँ, ए मुंडी यूं घुमाओ, बैठे हो जागण माइड हो जाना है। हैं? हाँ बेटे, टांग पर टांग टेक रहे, अब जागण में बैठे रहे यहाँ। देखो, भारत में खेल के पुरस्कार है ना, वो सुनना। भारत का खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। कौन सा है? मेजर ध्यानचंद। सुनो एक बार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। इसकी राशि है 25 लाख रुपए। कितनी है? 25 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। और ये दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ प्लेयर को। जो बेस्ट प्लेयर होता है ना, जो बेस्ट प्लेयर होता है, उसको ये अवार्ड मिलता है। जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है उसको ये अवार्ड मिलता है। 2024 में ये पुरस्कार किसे मिला था? तो 2024 में मिला ये शरत कमल, सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ हाँ, 2024 में ये मिला है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। किसे मिला है? सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी। किसको? चिराग शेट्टी को। तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को कौन सा अवार्ड मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। ये दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी है। किस खेल के खिलाड़ी है? और अभी दोनों ने मिलकर फ्रेंच ओपन जीता है। बैडमिंटन का एक ओपन होता है जिसको कहते हैं फ्रेंच ओपन, वो इन दोनों ने मिलकर जीता है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है जिसको कहते हैं अर्जुन अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? भारत का खेल का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। नाम क्या है? अर्जुन अवार्ड हर वर्ष उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिस खिलाड़ी ने पिछले 3 वर्षों में खेलों में बेस्ट परफॉर्मेंस दी हो। पिछले 3 वर्षों में खेलों में बेस्ट परफॉर्मेंस दी हो, उस खिलाड़ी को अवार्ड मिलता है अर्जुन अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिलता है? अर्जुन अवार्ड। अब सुनना, वर्तमान में अर्जुन अवार्ड की जो राशि है वो है 15 लाख। कितनी है? और इस साल अर्जुन अवार्ड कितने खिलाड़ियों को मिला है?
कितने को? इस साल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है, जिनमें एक नाम क्या है? ये वैशाली, कौन है? वैशाली रमेश बाबू, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है। भारत का खेलों में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? तीसरा, तीसरा गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा? जो कोच को मिलता है, किसको मिलता है? तो भारत का खेलों में दिया जाने वाला तीसरा जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा है? गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड है। और ये भारत का खेलों में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। इसकी राशि भी कितनी है? 15 लाख। कितनी है? 15 लाख। ये दो कैटेगरी में मिलता है, बातें मत करो। कितनी कैटेगरी में? एक तो आजीवन कैटेगरी, आजीवन लाइफ टाइम जिसको कहते हैं, और एक है रेगुलर कैटेगरी यानी नियमित श्रेणी। तो कितनी श्रेणी में मिलता है? 2 श्रेणी में। इस बार हमारे राजस्थान के एक कोच थे जिनको यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसके बाद में देखें तो भारत का चौथा जो सबसे बड़ा पुरस्कार है खेलों में जो दिया जाता है, वो चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया जाता है उस पुरस्कार का नाम क्या है? तो उस पुरस्कार का नाम है मेजर ध्यानचंद। क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और ये भारत का खेलों में दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसकी राशि कितनी है? 10 लाख रुपए। कितनी है? इसकी राशि है 10 लाख रुपए। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की राशि कितनी? ये भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है और ये खेलों में आजीवन उपलब्धि हेतु दिया जाता है। प्रश्न यही आता है कि खेलों में आजीवन उपलब्धि हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है और कोच को कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य। और 3 साल की उपलब्धि के आधार पर कौन सा दिया जाता है? अर्जुन। और आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाता है जिसकी राशि कितनी है? 25 लाख रुपए। ये तो भारत के 4 आपके सबसे बड़े पुरस्कार है जो खेलों में दिए जाते हैं। अगर मैं 5वें पुरस्कार की बात करूं तो 5वां सबसे बड़ा पुरस्कार जो खेलों में दिया जाता है उसका नाम क्या है बताओ? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताओ मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? बताओ। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से आपके एक पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार आपके किस क्षेत्र में दिया जाता है बताओ? जो आपके यूनिवर्सिटियों के जो एग्जाम होते हैं ना, जिनको बोलते हैं इंटर यूनिवर्सिटी एग्जाम। कौन से एग्जाम? इंटर यूनिवर्सिटी, सॉरी एग्जाम क्या, खेल, स्पोर्ट्स। इंटर यूनिवर्सिटी जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, जो यूनिवर्सिटियों के जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें जो बेस्ट यूनिवर्सिटी रहती है नंबर 1 पे, पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 3, उनको ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, इस बार गुरु नानक यूनिवर्सिटी जो पंजाब की है उनको आपके ये अवार्ड मिला था। ठीक है, और छठा जो सबसे बड़ा अवार्ड है, हालांकि उसको अर्जुन अवार्ड के बराबर मान्यता दी गई है, उस छठे अवार्ड का नाम क्या है? तेनजिंग नारगे अवार्ड। क्या नाम है? तेनजिंग नारगे अवार्ड। और ये तेनजिंग नार्वे जो अवार्ड है ये दिया जाता है आपके पर्वतारोही को। किसको दिया जाता है? पर्वतारोही को। पर्वतारोही कौन होते हैं? जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। ठीक है, तो ये छठा सबसे बड़ा अवार्ड है, ये आपके पर्वतारोहियों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने पढ़ ली वैशाली के रूप में। तो वैशाली रमेश बाबू का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। किस खेल से है? कौन सी ग्रैंड मास्टर बनी है? 84वीं। के भाई का नाम प्रज्ञनंदा। क्या नाम है? और भाई बहन की पहली जोड़ी जिनको ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिली है। और आपको पूछ लें, आप ये बताओ इनको 2024 में कौन सा अवार्ड मिला? अर्जुन। कौन सा? अर्जुन की राशि 15 लाख। कितनी? 15 लाख। अर्जुन अवार्ड जो है वो भारत का कौन से नंबर का सबसे बड़ा अवार्ड है? दूसरा। और किसको मिलता है? पिछले 3 वर्षों में खेलों में बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पे मिलता है। ठीक है, ओके। अब ये कि पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में हुए और ये यूएई में हुए, तो ये तो ज्यादा कुछ मोस्ट नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखो कि गल्फ जो खाड़ी, ये जो कंट्री है ना, यहाँ पर आपके पहले टूर्नामेंट हुए और ये कहाँ हुए? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तेंजिंग नार्वे ये दिया जाता है पर्वतारोहियों को।
सारी पिछली बातें समझ में आ गई। अब सुनो, एक पिछले में भी हमने शायद पढ़ा था, ये पढ़ा था क्या, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, पिछले में पढ़ा था ना। ये होते हैं आपके कि पत्रकारिता को कितनी फ्रीडम है, कितनी स्वतंत्रता है, उसके आधार पर ये सूचकांक जारी होते हैं कि भारत की मीडिया को विश्व में कौन सा स्थान है, विश्व की मीडिया कितनी फ्री है, विश्व में सबसे ज्यादा फ्री हैंड मीडिया कौन सी है, और विश्व में सबसे कम फ्री हैंड मीडिया कौन सी है। तो उसको, उस सूचकांक को क्या कहते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। क्या कहते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। हमारे एक दिवस आता है विश्व प्रेस दिवस, यानी कौन सा दिवस है आपके, 3 मई को हम एक दिवस बनाते हैं और उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस। कौन सा दिवस है, प्रेस दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर ये आपके प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी होती है। और कब मनाते हैं, 3 मई को। ये दिवस कब मनाते हैं, 3 मई को मनाते हैं। देखो आपके ये जो मीडिया है ना, मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता जो है ना, मीडिया की स्वतंत्रता, या बोलते प्रेस की फ्रीडम, मीडिया की स्वतंत्रता जो है वो आपके आर्टिकल 19 में आती है, अनुच्छेद 19 में। क्योंकि अनुच्छेद 19 में हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अरे क्या करने लगे आप, बाद में कर लिया चैटिंग वेटिंग यार, एक बार अठे देख लो ना। आपको नहीं करा, मेरा टारगेट कोई हो रहा है, आप तो बीच में आ गए। हाँ, टारगेट तो फिक्स है, बीच में दूसरा टारपीडो आ जाए तो क्या करें। है तो फिर तो निशाना उसी पे जाता है ना। हाँ। बता दो, रुक जा तुम, क्या उस राग थोड़ो। हाँ। देखो मैं आपकी तरफ इसलिए करता हूँ, अगला समझ जाता है, आपको ध्यान में, मेरे को नहीं कहा, है ना। हाँ, टेंशन मत लो थे। मीडिया की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में। देखो हमें है ना 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 जो है वो आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। घूमने की स्वतंत्रता, घूमना कहाँ, भारत में, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत में व्यापार की स्वतंत्रता, भारत में सम्मेलन की स्वतंत्रता, भारत में संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ यानी पार्टी, आप नई पार्टी बनाते हो ना, अनुच्छेद 19 के तहत बनती है पार्टियां, है ना। ये जो आपके बोलने की स्वतंत्रता, इसको बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलो, अभिव्यक्ति का मतलब ये है कि जो भी बोलो अच्छा बोलो, लेकिन बोलो, छूट है। लेकिन किसी को गाली गलौज किया तो कोई मुंह जाम दे, है ना, तुरंत ही, हाँ तुरंत ही रोटी सी पकड़ा दे, है ना, तो गाली गलौज नॉट अलाउड। हाँ, आप गाली गलौज नहीं कर सकते, हाँ प्यार से समझा दो अगले को, है ना। हाँ, अनुच्छेद 19 में ही है प्रपोजल भी। हाँ, एक्सेप्ट करे कि नहीं करे वो सामने पर है। हाँ, बाबू सोना है ना बेसारा है। हाँ, देखो भारत में घूमने की स्वतंत्रता तो है अनुच्छेद 19 में, और भारत से बाहर घूमने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 में। भारत में घूमना आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, और भारत से बाहर आपका मूल अधिकार है। आप विदेश में जाते हो ना, तो आपको जो वीजा जो मिलता है, भारत सरकार आपको क्या देगी, पासपोर्ट की वीजा। भारत सरकार आपको पासपोर्ट देगी, क्या देगी, सामने वाला देश वीजा जारी करेगा। तो भारत सरकार आपको जो पासपोर्ट देगी वो किस आर्टिकल के तहत, 21, क्योंकि आपको विदेश जाने की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है, 21। ये अपोलिटी में एक विवाद आता है, मेनका गांधी विवाद। मेनका गांधी वही गांधी है, ये है ना, राहुल गांधी की मौसी है। मौसी है तो, हाँ, उनको विदेश जाने से रोका गया था, कोई जरूरी को नहीं इटली की वजह ने मौसी हुए। हाँ, है तो यही उसके मतलब ताऊ की लुगाई है, तो बड़ी माँ बोल दो। हाँ हाँ हाँ, है, हाँ। तो ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ना, ये इस बार कितने देशों की जारी की गई थी, 180 देशों की ये इंडेक्स जारी हुई। इन 180 देशों की रिपोर्ट है, वो कौन जारी करता है, तो देखो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी करता है। ये एक एनजीओ है, क्या है, गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा 180 देशों की रिपोर्ट जारी की गई है
कि किस देश का मीडिया ज्यादा स्वतंत्रता है, तो विश्व में सबसे ज्यादा स्वतंत्र मीडिया है नॉर्वे का। किसका है? वहां पब्लिक है ही नहीं, स्वतंत्र ही है। हाँ हाँ, पब्लिक जितनी क्लास में होती पूरी है वहाँ। हाँ भाई, हमारे प्रयास कोचिंग में 7,000 होते वहां पूरे हैं, तो कहेंगे मीडिया। तो वहां पर मीडिया सबसे ज्यादा। भारत का मीडिया की स्वतंत्रता में कौन सा स्थान? 159वां, 150। पिछली बार कौन सा? तो हमारा स्थान है सुधरा है, हमारी मीडिया थोड़ी स्वतंत्र हुई है, थोड़ी सी हुई है, तो ध्यान में रखना। हाँ, 161 से 159 पे आई है, ठीक है। हाँ, रुपया कम मिले है बापड़ा ने तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। अब एक नाम है प्रबोवो सुबियांतो। क्या नाम है? प्रबोवो सुबियांतो। ये कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। अब देखो, इंडोनेशिया के बारे में शायद आपको कम से कम 15 बार बता चुका। कितनी बार है? अब एक बार और बता दूं थाने, है ना। इंडोनेशिया जो है ना, इंडोनेशिया ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। सबसे बड़ा मुस्लिम देश, मोमडन कंट्री है सबसे बड़ा। एक नंबर बात तो ये ध्यान रखें, ये विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 5वां सबसे बड़ा देश है। सॉरी सॉरी, कौन सा हो जाएगा? चौथा। चौथा विश्व की जनसंख्या में इसका कौन सा स्थान है भाई? सबसे ज्यादा चीन, नंबर 2 भारत, नंबर 3 यूएसए। अरे वो आंकड़े ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक आंकड़े तो तब आएंगे ना जब हम जनगणना करवाएंगे। ये तो जो आपके देखो, मैं तो जनगणना करवानी बाकी है। हाँ, योगदान दे दिया है। हाँ भाई, हमारे तो योगदान देना यहाँ में, अब सरकार ने भी काउंटिंग करवाई नहीं, है ना। एक संस्था है यूएनपीएफए, सुनना, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एक्टिविटीज। ये विश्व की जनगणना है, उसके आंकड़े जारी करता है। इसके आंकड़े जारी करता है, विश्व की जनसंख्या के आंकड़े जारी करता है कि विश्व में इतने इतने लोग हैं। ये जारी करता है आपके पिछले साल की परफॉर्मेंस के आधार पर, कि भाई जी थारो पिछले साल के परफॉर्मेंस हो कि पिछले साल में 10 से 1 करोड़ बढ़ाया, बुरी बार के बोली बार 11 1 है। मतलब आप पीछे के आंकड़े देखते हो कि भाई जी थारो टारगेट और परफॉर्मेंस के चल रही है, तो पीछे के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये तुक्को मारेगा भाई जी, पिछले साल 10, इस साल 11, अगले साल 12 ही जेब शोक है ना। हाँ, तो वो क्या करते हैं, ये तुक्का लगाते हैं, ये इतने का है ना, समथिंग, है ना। हाँ, तो ये यूएनपीएफ है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ठीक है। तो इंडोनेशिया की बात, ये दूसरी बात मैंने इंडोनेशिया की बताई कि ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसकी वर्तमान में तो राजधानी कौन सी है, लेकिन इसकी जल्द ही नई राजधानी कौन बनेगी? कौन सी? बोर्नियो द्वीप पर एक जगह है, उसका नाम बताओ। नुसंतारा। कौन सा तारा? तो रुक जा रहे, जोश ज्यादा ही आ रही हो तने, हैं? ठंड बोली है किधर में? मैं तो गर्मी आ रही तो ठंड को घेरे हुए। हाँ, और ये नुसंतारा कहाँ है? बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप पर है, ठीक है। तो ये नुसंतारा, अब जकार्ता से राजधानी किसको बनाएगी? ये नुसंतारा, क्योंकि जकार्ता धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। और ये नुसंतारा कहां पर स्थित है? तो इंडोनेशिया में एक द्वीप है बोर्नियो द्वीप, वहां पर स्थित है ये, ठीक है। और अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो प्रबोवो सुबियांतो। और पिछली बार इंडोनेशिया में आपको पता होगा G20 शिखर सम्मेलन का 17वां सम्मेलन हुआ था 2022 में। 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का जो 17वां सम्मेलन हुआ था वो कहां हुआ था? इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया की जगह बाली। कहां हुआ था? बाली में, ठीक है। G20 का 17वां सम्मेलन 2022 बाली इंडोनेशिया। G20 का 18वां सम्मेलन 2023 कहां? कहां? नई दिल्ली में भी कहा? भारत मंडपम, भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। और अभी 2024 में इसका सम्मेलन
ब्राजील में होगा। कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। ठीक है, आगे चलूं क्या? अब देखो, एक है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। ये जो मजदूर दिवस है 1 मई को मनाया जाता है। और मजदूर दिवस जो है वो आपके किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको आप क्या कहते हैं? ILO। क्या कहते हैं? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा आपके 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ओके। ILO का क्या? मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। आपको लिखवा रखा है, बताओ दिखा कोई। स्विट्जरलैंड में कहाँ है? जिनेवा ही है फिर। अब देखो, ये कईयों ने तो हमने कल पढ़ा था, अगर ध्यान में हो तो। SSC न्यू बैच में पढ़ा था ना हमने। अभी T20 विश्व कप होने वाला है, और ये कौन सा होगा? कौन सा होगा? चलो बताओ। अब मैं पूछूंगा, वही बोलेगा। 8वां T20 विश्व कप कहाँ होगा? आप बताओ। आप बताओ। आप बताओ। आप बताओ। पीछे 8वां T20 विश्व कप कहाँ हुआ? आप बताओ। आप बताओ। हाँ, देख लिया है ना। 8वां T20 विश्व कप हुआ था कब? 2022 में। और कहाँ हुआ था? इसका विनर रहा था इंग्लैंड। कौन रहा था? और उपविजेता रहा था पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका उपविजेता रहा था, और विजेता रहा था इंग्लैंड। और आयोजन कहाँ, किस देश में हुआ था? और कौन से नंबर का था? कब हुआ था? 2000 T20 विश्व कप की शुरुआत हुई है 2007 में। कब हुई थी? 2007 में T20 विश्व कप हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? विजेता रहा था भारत। कौन रहा था? और उपविजेता रहा था पाकिस्तान। आज तक भारत किस टूर्नामेंट को कितनी बार जीत चुका? एक बार। 2020 का जो T20 विश्व कप है वो भारत में ही हुआ था, किंतु जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया के पास सारी ट्रॉफियां हैं। T20 विश्व कप पहली बार जीत लिया। वनडे विश्व कप तो जीत ही चुके हैं, है ना। और 6 बार जीत चुके हैं वनडे विश्व कप, और टेस्ट विश्व कप भी जीत लिया। तो तीनों तो ये है। महिला ट्रॉफी भी इनके पास है विश्व कप की। और इसके अलावा अंडर 19 विश्व कप भी ये 4 बार जीत चुके, है ना। हाँ, ट्रेविस हेड। हाँ, ट्रेविस हेड की बहन को किसी ने छेड़ दिया तो वो गुस्से में है। हाँ, वो जिस दिन से आया उसी दिन से कूट रहा है। हाँ, नवंबर में लगा था वो कूटने इंडिया को, और आज तक नहीं छोड़ रहा है। देखा था क्या? LSG की रेल बना दी थी, रेल। हाँ, अरे ये तो बिगड़े हुए थे, हमारे वाले को और बिगाड़ दिया। वो अभिषेक शर्मा भी उसी की से। हाँ भाई, है। हाँ। अब सुनो, ये जो T20 विश्व कप जो है ना, ये आपके इस बार कहाँ होने वाला है? तो वेस्ट इंडीज और USA, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ये आयोजन होगा। इसमें देखो, एक हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है अमूल। क्या नाम है? अमूल दूध पीता है इंडिया, एडा था ना। तो अमूल है ना, अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इनका पूरा नाम है। इनका मूल नाम आनंद, आनंद नहीं है, क्या है? आनंद। और आनंद एक जगह है गुजरात में, वहां पर ये स्थापित है, इसलिए आनंद। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1946। और ये जो अमूल है, देखो, एक होता है स्पॉन्सर। क्या होता है? यानी प्रायोजक। क्या होता है? जैसे अभी देखा होगा IPL हो रहा है, तो IPL के आगे लिखा होता है टाटा IPL। इसका मतलब इस IPL में जो भी फंडिंग होगी वो टाटा करेगा। कौन करेगा? ऐसे ही आपके USA की जो टीम है और जो साउथ अफ्रीका की जो टीम है, इनका प्रायोजक कौन है? अमूल है। इनका प्रायोजक कौन है? प्रायोजक यानी स्पॉन्सर। समझ गए ना मेरी बात को? तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। फिर अभी देखो, चीन ने चंद्रमा पर अपना नया मिशन भेजेगा।
चीन है वो चंद्रमा पर अपना नया मिशन भेजेगा जिसका नाम क्या है, देखो चांग ई 6 लूनर, क्या नाम है, चांग ई 6 लूनर। ठीक है, लूनर नाम से तो रूस में भी था ना, पढ़ा था हमने, लोनार एक झील भी है, पढ़ेंगे हम। तो चांग ई 6 लूनर नामक जो आपके अभियान है वो चीन का अभियान है, और किसके लिए है, चंद्रमा के लिए। जैसे भारत का था चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 भारत ने कब भेजा, रुक जाओ, भेजा, एक मिनट, एक तो है भेजा कब यहां से, और एक है पहुंचा कब। देखो पहले एक छोटी सी बात सुनो, रुक जाओ एक मिनट, अरे रुको रे विद्वानों, आवे था ना मन ध्यान है। कल मैंने बताया था शायद एक क्लास में कि जैसे ये तो है आपके सूर्य, ये तो है सन, सूर्य के नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, ऐसा लिखा होता है, इसका मतलब वो ऊर्जा दे रहा है, तो मतलब सूर्य ही है। एक है पृथ्वी, पृथ्वी यहां पर है, अरे रुक जाओ रे विद्वानों, एक है पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य का क्या है, उपग्रह, ग्रह, सूर्य का, या कहते हैं कि सौरमंडल का ग्रह कौन है, पृथ्वी है। तीसरा ग्रह है, पहला तो है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में आपके आता है मंगल, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, ऐसे चलते हैं, टोटल 8 ग्रह। अब इस पृथ्वी का उपग्रह जिसको हम कहते हैं चंद्रमा, मून, चंद्रमा है। तेरे सेंसर लेट काम करेगी तो थोड़ा सा रुक, थाउस राख, हाँ हाँ, वो एक्सीलेटर पर लेट जोर दे, हाँ अच्छा क्लच कम मानना है तो तू क्लच पकड़ रहा है रुक जा रहे, रुक जाओ थे तब वो फालतू माहौल में बनाओ अब देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी से आपने चंद्रमा का, देखो एकमात्र ऐसा स्थल, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है, संभव नहीं है, पृथ्वी पर है तभी तो हम रह रहे हैं। संभव की तो संभावना खोज रहे हैं कि भाई जी चंद्रमा पर आदमी रह सकते हैं, ठीक है ना, तो ये संभावना है। तो हम चंद्रमा पर संभावना तलाशने के लिए चंद्रमा पर अभियान कर रहे हैं। तो हमने चंद्रयान फर्स्ट भेजा कि साहब देख क्या पानी है क्या, बोले है, ठीक है। दूसरा भेजा कि आप जाके देख क्या हो कि वहां हम रह सकते हैं क्या, लेकिन दूसरा देखो ये चंद्रमा का ये साउथ पोल है, इस साउथ पोल पर हम उतारने वाले थे, लेकिन उतरने से पहले हमारा जो अंतरिक्ष जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी इसरो, इससे संपर्क टूट गया। संपर्क टूटने का मतलब है सिग्नल देने बंद कर दिए, किसी दूसरे के साथ चले गए, तो कहीं हो गए ना, बेवकूफ हो गए दूसरे ने ट्रैक कर लिया है, हाँ बेवफा तो कमरे तक छोड़ रहे करो, हाँ है ना, हाँ कल देखा था कि कांड हो गया था एक, हाँ तो कमरे तक ही मत जाए करो, निगाह रखे करो, हाँ हाँ कल हुआ था ना, कोटा से कोई लड़का नागो रहा था, कूट पीट के मार दिया, हाँ तो अगला नंबर आपका आ सकता है ज्यादा, हाँ सेंसर एक्टिव मत रखे करो हाँ अब देखो हम यहां से भेजेंगे। अब तीसरा भेजा कब, 23 जुलाई को, कब भेजा, अरे 14 जुलाई को, कब भेजा, 14 जुलाई को पृथ्वी से हमने इसको छोड़ा चंद्रयान 3 को, कितने जुलाई को, कि जा तू और देख क्या अपारे सकांगे, है ना, हाँ एकदम सेफ जगह है। तो बोले आधार कार्ड मांगे बेटे, ये मांगे हैं, हाँ तो वो पहुंच तो गयो, कौन से स्थल पर कहां उतरना था, आज तक कोई भी ऐसे खतरनाक जगह पर देख के नहीं आएगा भाई जी आधार कार्ड मांगे, है ना। तो हम साउथ पोल पे उतरे हैं, और भारत विश्व का पहला देश है जो मून के, चंद्रमा के साउथ पोल पे उतरा है। और कितनी तारीख को उतरे थे, 23 अगस्त 2023 को उतरे थे, और जिस दिन उतरे थे वो तारीख थी 23, इसलिए 23 तारीख को मनाते हैं स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 23 तारीख को जिस जगह पर उतरे उस जगह का नाम शक्ति पॉइंट है, शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति, कौन सी शक्ति, शिव शक्ति पॉइंट, जहां उतरे उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है, उतर गए। अब हमने कहा कि देखो भाई जी मैं गर्मी की नवी दिशा है, हाँ तो सूर्य का अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो हमने पृथ्वी से सूर्य का अध्ययन करने के लिए हमने एक अभियान किया, आदित्य L1, नाम क्या था, आदित्य L1। देखो L1 का मतलब क्या है, सुनो भाई, सूर्य और पृथ्वी दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रही है, तो 5 ऐसे पॉइंट बनते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में जहां इनका गुरुत्वाकर्षण बल शून्य रहता है।
तो एल का मतलब है लैंग्रेज पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? और किस लैंग्रेज पॉइंट पर पृथ्वी ने इस सूर्य में या अंतरिक्ष में अपना ये आदित्य L1 प्रतिष्ठा के, तो L1 पर किया है। एल का मतलब है लैंग्रेज बिंदु, ठीक है ना। तो आदित्य L1 के नाम से जो है, तो इस एल का मतलब है लैंग्रेज बिंदु, ठीक है। तो ऐसे ही अभी चंद्रमा भेजेगा, ठीक है। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा का अदृश्य भाग, अदृश्य का मतलब है चंद्रमा का हमें लगभग है ना 75 से 70% का भाग ही दिखाई देता है। 25 से 30% भाग हमें चंद्रमा का नहीं दिखता है, वो हमेशा अंधकार में रहता है। उसी को कहते हैं उत्तरी ध्रुव वगैरह, ये जो है ना वहां। तो चंद्रमा के अदृश्य भाग से मिट्टी और चट्टान के नमूने इकट्ठे करना इसका उद्देश्य रहेगा कि भाई जी माटी ले रहो, ये मानना को नहीं दे गया आगे है तू कह दो आधार कार्ड मांगे, हाँ फोटो ले रहा तू बढ़ गए हो। तो चंद्रमा के अदृश्य भाग से आप क्या लेके आओगे? मिट्टी और चट्टान के नमूने। और इसके साथ में देखो वो कह रहा है ना कि बहती गंगा में हाथ धो लो, पाकिस्तान धो रहा है। हाँ, पाकिस्तान अपना 6 प्रोब इसके साथ ही छोड़ रहा है कि भाई जी मैं भी उठ जा, हाँ मैं भी धार सागू काटो काटिया से। तो पाकिस्तान चीन के चांग 6 के साथ प्रोब पर अपना पहला लूनर मिशन क्या ICUBE लॉन्च करेगा। क्या लॉन्च करेगा? ICUBE लॉन्च करेगा इसके साथ में। तो ध्यान रखना ICUBE किसका है? ICUBE किसका है? पाकिस्तान का। और चीन का है चांग ई लूनर 6, ठीक है। हाँ तो ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गई मेरे हिसाब से बात? आगे चलो, हटा दो ना। एक नाम है देखो पूर्णिमा देवी बर्मन। क्या नाम है? पूर्णिमा देवी बर्मन। ये असम की एक वन्य जीव विज्ञानी है, ठीक है भाई, ये असम की है। और ये जो वन्य जीव है उनके संरक्षण के लिए, बचाव के लिए कार्य करती है। तो अभी हाल ही में इनको एक पुरस्कार मिला है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड। कौन सा पुरस्कार मिला है? व्हिटली गोल्ड अवार्ड, जिसे क्या कहते हैं? ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। ग्रीन, ये ग्रीन है, गीन नहीं है। ग्रीन, ग्रीन जीन नहीं है, ग्रीन है ये ग्रीन कर लो, ग्रीन, क्योंकि आपके गीन को जीन उसने ट्रांसलेट कर दिया, तो ये ग्रीन ऑस्कर है, ग्रीन, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? व्हिटली गोल्ड अवार्ड को कहते हैं ग्रीन ऑस्कर, क्या कहते हैं। और ये कौन देता है? तो ये आपके ब्रिटिश की एक संस्था है वन्य जीव चैरिटी। ब्रिटिश वन्य जीव चैरिटी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है प्रत्येक साल। और 2024 में भारत की किस महिला को मिला है? तो पूर्णिमा देवी बनर्जी। समझ में आ गई बात? ओके। फिर है एक है सक्सगाम घाटी। कौन सी घाटी? आप जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, तो जैसे अगर हम भारत की बात करें तो मान लो कुछ हद तक इस रूप से है भारत। ऐसे ही तो है ऊपर से भारत का ऐसा। अब यहां गुजरता है हिमालय। क्या गुजरता है? तो हिमालय की श्रेणियां हैं। हिमालय की एक श्रेणी है जिसको कहते हैं ये हिमालय। फिर है तीसरी श्रेणी है शिवालिक श्रेणी। ये 3 श्रेणी है हिमालय की। हिमालय से आगे जो पहाड़ियां हैं उसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? और इसके 4 पार्ट, एक है काराकोरम, देखो काराकोरम, फिर है जास्कर, एक मिनट रुको, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और एक है पीर पंजाल, ये इस रूप में है। तो ये जो काराकोरम श्रेणी है ना, ये काराकोरम श्रेणी, इस काराकोरम श्रेणी में एक जगह है जिसका नाम है क्या नाम है? सक्सगाम घाटी। क्या नाम है? और इस घाटी को पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। ये पीओके क्षेत्र में आती है। किस क्षेत्र में आती है? पीओके में। तो इस घाटी को पाकिस्तान ने किसको दे दिया था? और किस संधि के तहत इसे कहते हैं? 1963 की संधि के तहत, 1963 की संधि के तहत। भारत ने इस संधि को माना नहीं है कि भाई जी वो तुम्हारा ही है। तो अभी भारत और इन दोनों को इस सक्सगाम घाटी को लेकर अभी चर्चा है। तो पूछ लें ये किस पर्वत श्रृंखला में आती है? तो काराकोरम में। किस में आती है? काराकोरम में आती है। ये देखो लिखा हुआ होगा कि सक्सगाम घाटी या ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के हुंजा में गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है। और 1963 में जो पाकिस्तान ने इसको क्या दे दिया था? चाइना को
भारत ने सियाचिन ग्लेशियर के करीब इस घाटी में चीन के अवैध प्रयासों का विरोध किया है। भारत विरोध किया है कि भाई जी आप यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है, भारत चीन की सीमा का नाम है मैकमोन और उसके बीच की दूरी कितनी है? 3488 किलोमीटर। समझ में आई बात? ओके। कोई बात को नहीं, टाइम थाने को छास जानो है अठे बैठे रहो बट टाइम हो गयो। एक नाम है सुनीता विलियम्स। ये वैसे भारतीय मूल की है, गुजरात की है, लेकिन इनका जन्म वैसे यूएसए में हुआ है। इनके बापू कभी यहाँ रहते थे। तो हमारे भारतीयों की एक विशेष वो खास बात है कि कोई अच्छो काम करे तुरंत काका को बेटो भाई बना लिया कि हमारा परिवार में ही है। और काका को बेटो भाई कोई कांड करिया उनके ना जाना को नहीं, आओ जाओ को नहीं, है ना। तो हमने क्या कहा, सुनीता विलियम्स वो भारतीय मूल की है। कहाँ की है? बोले भाई जी अंग बापू को गुजरात रहता, हमारे बापू को रहता, बोले हमारे पड़ोसी रेड है ना। हाँ, तो ये भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री है। ये 2 बार अंतरिक्ष में जा चुकी। एक बार 2006 में, फिर 12 में और अब 24 में जाएगी। क्योंकि जिस दिन जाने वाली थी उस दिन उनका जो बोइंग स्टार लाइन जो अंतरिक्ष यान था ना, इसमें तकनीकी खराबी आ गई, इस वजह से वो नहीं उड़ पाई। ये 7 तारीख को जाने वाली थी, उड़ने वाली थी, किंतु तकनीकी खराबी की वजह से नहीं उड़ पाई। तो 21 यान में जाने वाली थी बोइंग स्टार लाइन। किस यान में? तो बोइंग स्टार लाइन की तकनीकी खराबी की वजह से ये नहीं उड़ पाई। 2006 में इसकी पहली उड़ान थी, 12 में दूसरी थी और अब 24 में तीसरी उड़ान है। ठीक है, तो ध्यान में रखना सुनीता विलियम्स। अंडर 19 T20 विश्व कप आपने पहले पढ़ लिया। अभी ये है महिलाओं का। देखो अभी महिलाओं का कौन सा टूर्नामेंट होगा? 9वां। कितने हो गए? 8वां महिलाओं का टूर्नामेंट हुआ था अफ्रीका में। जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। और उपविजेता कौन रही थी? अफ्रीकाई। ठीक है, अभी 2024 में जो महिलाओं का जो T20 विश्व कप होगा वो भी कौन सा होगा? 9वां। पुरुषों का भी कौन सा होगा? पुरुषों का तो 9वां होगा, यूएसए और महिलाओं का बांग्लादेश। महिलाओं का। और इस साल अंडर 19 विश्व कप किसने जीता था? विश्व कप के एशिया कप है? एशिया कप है। विश्व कप तो किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। विश्व कप किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है ना। भारत के कप्तान थे उदय शारण। ओके, फिर एक नाम है अरेबियन ट्रेवल मार्ट। क्या नाम लिखा हुआ है? अरेबियन ट्रेवल मार्ट। ये क्या होता है अरेबियन ट्रेवल मार्ट? पहले सुनना। ये क्या होता है? पेशेवरों और उद्योग जगत के नेताओं के लिए एक वैश्विक व्यापार शो है। जो पेशेवर लोग हैं, जो उद्योग जगत के नामी जो नेता है, उनका एक क्या है? वैश्विक व्यापार शो है अरेबियन ट्रेवल मार्ट। ठीक है, 2024 में इसका आयोजन हुआ था दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएई में। ठीक है, और भारत सरकार से इस ट्रेवल मार्ट में किसने भाग लिया? तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने। समझ गए मेरी बात को? तो पूछ ले अरेबियन ट्रेवल मार्ट क्या है? तो ये आपके पेशेवर और उद्योग जगत के नेताओं के लिए एक वैश्विक व्यापार शो है। अभी इस साल यूएई में हुआ और भारत से पर्यटन मंत्रालय ने पार्टिसिपेट किया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है और 7 अगस्त को विश्व भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। सॉरी, भारतीय भाला फेंक, जेवलिन थ्रो दिवस, जेवलिन थ्रो दिवस। तो 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस है, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस है। एथलेटिक्स में टोटल गेम होते हैं 26। कितने गेम होते हैं? 26 गेम होते हैं। कितने गेम होते हैं? भाला फेंक भी एथलेटिक्स में ही आता है। ऊंची कूद, लंबी कूद, भाला फेंक है। ये कबड्डी नहीं आती, ये है ना, ये आपके इसमें थे भाला फेंक, तस्तरी फेंक, चक्का फेंक, ये इसी में आता है। फिर है देखो, एक कंपनी है बजाज। कौन सी कंपनी है? बजाज कंपनी के मालिक कौन थे? जमनालाल बजाज, जिनको गांधी जी का 5वां बेटा कहा है, गांधी जी का 5वां पुत्र। जमनालाल बजाज आपके सिक्कर के ही थे। कहाँ के थे? जमनालाल बजाज। ये बजाज कंपनी की जो गाड़ी पंखे वंखे आते हैं ना, वो बजाज कंपनी के उन्हीं के हैं, बजाज के। ठीक है, एक कंपनी का नाम सुना होगा खेतान है। खेतान सुना है ना? खेतान, खेतान कंपनी के पंखे आते हैं खेतान के। तो खेतान कंपनी के मालिक थे डीपी खेतान। क्या नाम था? और ये डीपी खेतान भारत की संविधान सभा के मेंबर थे, ये डीपी खेतान। तो जमनालाल बजाज जो है उसकी कंपनी है बजाज। और अभी बजाज ऑटो जून 2024 में विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी। सीएनजी,
तो पूछ ले हाँ कि विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी? बजाज ऑटो कंपनी। ठीक है। बजाज की स्थापना हुई थी 1945 में। संस्थापक है जमनालाल बजाज और हेडक्वार्टर है पुणे में। हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। आगे देखो। एक है विश्व फुटबॉल दिवस, किस तारीख को मनाया जाता है? 25 मई को। किस तारीख को मनाया जाता है? 25 मई को। अभी तक मनाया पहली बार ही गया है। कितनी बार मनाया गया है? अभी जो 25 मई आएगी, आई नहीं है अभी, मनाया गया नहीं, मनाएंगे। तो 25 मई जब आएगी 2024 को, तो हम कौन सा दिवस मनाएंगे? क्यों मनाएंगे? क्योंकि विश्व फुटबॉल के लिए 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। देखो, पहला फुटबॉल टूर्नामेंट कब हुआ था? 25 मई 1900, और इसके 25 साल पूरे, 100 साल पूरे होने के एवज में हम इस दिन को मनाएंगे विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में। ये ध्यान में रखना, इसकी 100वीं वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में मनाएंगे। और ये पेरिस ओलंपिक में इस साल शामिल हुआ था। 19 मई, ये 25 मई 1924 को पेरिस में जो ओलंपिक हुआ था 1924 का, उस ओलंपिक में फुटबॉल को पहली बार शामिल किया था। और इस बार भी ओलंपिक कहां हो रहे हैं? पेरिस में ही हो रहे हैं। 1924 का भी कहां हुआ था और 2024 का भी पेरिस में। ठीक है। विश्व थैलेसेमिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। कितने तारीख को? 8 मई को। और एक नाम है एस्ट्राजेनेका। क्या नाम है? जिसने अभी तैल का मचा रखा है। क्या मचा रखा है? क्यों मचा रखा है? ये एस्ट्राजेनिका ना, ये ब्रिटेन की एक फार्मा कंपनी है जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। क्या बनाई थी? कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। और भारत में इस कोविशील्ड वैक्सीन को किसने बनाया था? तो भारत में इसको बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट में। ये निर्माता है, ये निर्माता, निर्माग नहीं है, निर्माता है। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माता कौन थे? सीरम इंस्टीट्यूट। और विश्व में इसका जनक किसको कहते हैं? तो ब्रिटेन फार्मा कंपनी। विश्व में किसने बनाया था और भारत में किसने बनाया था इसको? सीरम ने। अभी जिनके कोविशील्ड लगी है, ऐसा कहा जाता है कि उनके आपके थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के लक्षण सामने आए हैं। ये किसी के नहीं है, बावड़ी बातें हैं, आप टेंशन मत लो, टेंशन भरी रहो, कुछ नहीं है। मरना होगा तो एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे। छिना लेकर खूब मजे ले। हाँ हाँ, मेरे तो आँख खोलना के मेरे तो लगी हुई नहीं है। हाँ, मेरे तो लगी हुई नहीं है, सबके लगी हुई है ना ना, ऐसे कोई जरूरी थोड़ी है। हाँ, मैंने तो कोई सी डोज लगवाई नहीं, मैं मरने से डरता ही नहीं, क्यों लगाऊं? अरे ऑक्स ये वो लगाए जो मरने से डरे, हम तो यहाँ। अरे मैंने तो कोरोना में 5 मई को जब लोग घरों में थे, तब तो यहाँ सिक्कर में हम पत्ते खेलते थे, पेड़ों में घूमते थे ऐसे। हैं, देख लो। हाँ। हैं, और 5 मई को आप तो घरों में थे, हम यहाँ थे, तो ऐसा कोई वैसे था नहीं। मरना थे तो उसी दिन मर जाते, जीते ही नहीं। तो आप समझ लो कि जो मर गए वो मर गए। अब जो मर रहे हैं ना, वो अपनी मौत मर रहे हैं, उस समय में मरे वो अपनी मौत मरे। ठीक है ना। तो जनसंख्या सिर्फ कोरोना कोरोना की बढ़ी है के? तो भी टाइम थाड़ा घर का ही करा की बढ़ाई है के? हैं? उस समय तो सुरक्षा कवच ज्यादा हो गए थे, तो बढ़ाने की संभावना कम हो गई थी। हैं, लोग, जनसंख्या तब बढ़ती है जब लोग काम भी बिजी हो। हाँ हाँ, तो बावड़ी बात कर दी यार। हाँ, अब देखो ये वैक्सीन किसको लगती है? तो 18 साल से अधिक उम्र वाले को लगी थी। और इस वैक्सीन के लगने का अंतराल था 3 महीने 90 दिन। पहली वैक्सीन के बाद में दूसरी वैक्सीन कब लगती है? 90 दिन के बाद। तो 18 वर्ष से अधिक और 3 माह के अंतराल से ये वैक्सीन लगती है। और भारत में इस कंपनी का निर्माता कौन है? ये तो कोई ऐसे, एक नाम है संजय कुमार मिश्रा। तो संजय कुमार मिश्रा को जो जीएसटी है ना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें एप्लिएंट जो ट्रिब्यूनल जो है ना, उसका पहला अध्यक्ष बनाया है। अभी ये 80 का गठन अभी हुआ है, एपिलेंट ट्रिब्यूनल का भी गठन हुआ है, उसका पहला अध्यक्ष कौन बना है? और एक देश है रूस। कौन सा देश है? और रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? व्लादिमीर पुतिन। ये ध्यान में रखना, व्लादिमीर पुतिन रूस के 5वीं बार, 5th टाइम ये प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपके आज का मैटर कंप्लीट हो गया।